राजनीति में अच्छे बुरे में भेद करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर असंभव नहीं होता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि राजनीति में जो लोग आते हैं उनमें से अधिकांश दूध के धुले नहीं होते, पार्टी कोई भी हो। मगर हमें थप्पड़ और हत्या में भेद करना आना ही चाहिए। कौन किस लेवल का बुरा आदमी है, इस बात को अगर हम समझना शुरू कर दें तो हम अच्छे जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। खाड़ी में युद्ध हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार को और खुद प्रधानमंत्री को लफाजी से कोई फुर्सत नहीं है। जनता महंगाई की मार झेले, उससे उन्हें क्या। आज 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में तमाम जरूरी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ाए गए। शुरुआत करते हैं एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर से, जिसका दाम आज 218 रुपए बढ़ाया गया प्रति सिलेंडर। 1 जनवरी से अभी तक इसके दाम में 525 रुपए का इजाफा हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम पहले भी बढ़ाए गए थे, आज भी 11 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। प्रीमियम डीजल भी पहले बढ़ा था, आज भी 1.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। टोल टैक्स 10% महंगा कर दिया गया। फास्टैग का जो पास बनता था वो 75 रुपए महंगा कर दिया गया। 900 ऐसी दवाइयां, उसमें किडनी की, लिवर की, शुगर की, बीपी की, अनीमिया की, एलर्जी की, जिनके दामों में 10% की बढ़त की गई है। यही नहीं, आज से जो 5 रुपए में बिस्किट मिलता था वो 6 रुपए में मिलेगा, जो 30 रुपए की ब्रेड थी वो 35 रुपए में मिलेगी, जो 100 रुपए की चप्पल थी वो 120 रुपए में मिलेगी। तो जनता जो है वो महंगाई की मार बेतहाशा झेल रही है। बाकी देश क्या कर रहे हैं? बाकी देश आगे बढ़कर अपने लोगों को राहत देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से बात शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 महीने के लिए पेट्रोल 26 सेंट घटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी को आधा कर दिया और इसका सीधा फायदा लोगों को दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने जो ट्रक वालों पर रोड यूजर चार्ज पड़ता है उसको मुफ्त कर दिया है, जिससे जो आवागमन की चीजें जैसे सब्जी, दूध, फल, अंडे, मीट वगैरह, इनके दामों में बढ़ोतरी ना हो। वहीं ब्रिटेन ने हर परिवार के बिजली के बिल पर 100 पाउंड की छूट दे दी है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हिंदुस्तान में महंगाई की बात करो या कठिनाइयों की बात करो या दिक्कत की बात करो तो वो पाकिस्तान और नेपाल का हवाला देते हैं। हमें उन टुच्चे देशों से क्या मतलब है? पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश से हम अपनी तुलना करेंगे या हम अपनी तुलना ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से करेंगे? और अब वो बताएं क्या सरकार की कोई जवाबदेही है, कोई जिम्मेदारी है? लोगों को अपने हाल पर छोड़कर बस प्रचार में जुटे रहना है। सरकार का काम होता है लोगों को राहत देना। ये जुमलेबाजी, ये फिरके कब तक कसते रहिएगा? और असलियत यह है कि उन देशों से सीखिए जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। आपकी तरह लोगों को अपने हाल पर छोड़कर अपना प्रचार करते नहीं घूम रहे हैं मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। मधु किश्वर आजकल बड़ी चर्चा में है। मोदी के बारे में तमाम किस्सा गोई कर रही हैं, भेद खोल रही हैं, मगर उन्होंने जो अधिकांश भेद खोले हैं वो सोशल मीडिया पर पहले से खुले पड़े हैं, लोग जानते हैं। और बीते 12 सालों में लगभग मोदी का कुछ बिगड़ा नहीं है। 24 के लोकसभा चुनावों के नतीजे हां चौंकाने वाले जरूर थे, क्योंकि अगर 400 बीजेपी को मिल जाती तो संविधान को खुल्लम खुल्ला तार तार कर दिया जाता। मधु किश्वर अजीत सेठ के बारे में बतला रही हैं कि अजीत सेठ जो कभी कांग्रेस के नौकरशाह थे, पीएमओ में थे, जब मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं अजीत सेठ उनके पास आते हैं एक फाइल लेकर के। उस फाइल को देख करके मोदी का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उसमें मोदी की तमाम कहानियां खुली हुई सामने दिखलाई पड़ रही थी। उसके बाद मोदी अजीत सेठ को अपना, या कहें अपनी सरकार का चीफ सेक्रेटरी बना लेते हैं। देखिए अब नौकरशाहों को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांग्रेस सरकार के पीएमओ में रहें, बड़े पद पर रहें, या मोदी सरकार के, उन्हें एक मौका चाहिए होता है। देश प्रेम की बातें हम जैसे छोटे लोग भले ही करें, मगर जो ऊंचे ओहदों पर बैठे होते हैं उन्हें देश प्रेम से उतना वास्ता नहीं होता।
उसके बाद यह भी कहा जाता है कि गांधी परिवार का कुछ बिगड़ता नहीं है। जिस तरह के आरोप गांधी परिवार पर लग रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे थे, उन पर मोदी ज्यादा ध्यान नहीं देते। मगर बाद में जो कहानियां, जिस तरह का बर्ताव मोदी का हमने गांधी परिवार के प्रति देखा, उसमें कोई भी कंसेशन गांधी परिवार को मिलता नजर नहीं आया, छोटी मोटी बातों के अलावा। अब बात हम मोदी की कर लेते हैं। मोदी बीते 12 सालों से देश पर राज कर रहे हैं, दिलों पर नहीं, क्योंकि उनकी जो सरकार है वो इस वक्त परोल पर है। अगर कुछ लोग समर्थन हटा लें तो उनकी सरकार बचेगी नहीं। मगर ऐसा करेगा कौन? किसमें इतना देश प्रेम है, देशवासियों से प्रेम है? सवाल यह है कि मधु किश्वर को क्या हासिल होगा। उन्होंने एक इंटरव्यू मयूर जानी ऑफिशियल पर दिया है, उसमें हर्ष मंदर, इंदिरा जयसिंह और इस तरह के तमाम नामों को कमल की कीचड़ में घसीटा है। अभी भी लगता है मधु किश्वर मोदी के प्रभाव से उबरी नहीं है। उनके दुराग्रह विपक्षी दलों के लोगों के प्रति खत्म नहीं हुए हैं। मोदी से मेरा ना कोई रिश्ता था, ना रिश्ता बनाने की कोई इच्छा या चाह थी। भाजपा से भी मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा और मैंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया। वैसे तो मैं वोट ही नहीं देती क्योंकि मुझे चुनावी राजनीति से बड़ी चिढ़ और नफरत है और भाजपा को तो देने का कभी सवाल ही नहीं उठा था। अब जी, मोदी से कोई लेन देन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, भाजपा से नहीं। हालांकि मैं हमेशा, अगर मान लो कोई माओइस्ट भी है ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बहुत सम्मान के साथ अपने सम्मेलन में बुलाती है बोलने को, या कोई इस्लामी है संगठन वो बुलाते हैं, या खालिस्तानी है, या कांग्रेस पार्टी के हैं नेता, या कोई भी भाजपा या आरएसएस के भी। वैसे जो मेरे जैसे लोग हैं वो भाजपा जिस सर्कल में मैं पली बड़ी, तो वो तो भाजपा वाज अनटचेबल, यू नो, और आरएसएस का तो नाम भी लेना वाज लाइक सिंकिंग लो। पर मुझे क्योंकि हमेशा ये रहता था, जो भी अंडरडॉग होता है ना, मैं उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखती हूँ कि इनके प्रति इतना हे भावना है लोगों में। और ये पहले जब मेरे स्टूडेंट डेज में, हाँ पूछे नहीं, पर अंडरडॉग सिर्फ यही एक क्वालिफिकेशन तो नहीं हो सकता ना कि अंडरडॉग है इसलिए नहीं, आपको। नहीं, सुनिए, पूरी कहानी सुन लीजिए पहले। हाँ, पूरी कहानी सुनिए। हाँ, तो मुझे ये पता क्या लगता था इनके बारे में, इनसे बहुत दूर रही थी मैं हमेशा, लेकिन मुझे ये लगता था क्योंकि मैं इनकी राजनीति पहचानती नहीं थी और बहुत कुछ जानती नहीं थी इनके बारे में। सिर्फ जैसे बलराज मधोक जैसे व्यक्ति लगता था कि अच्छे इंटेग्रिटी वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, पर इनके पास पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम है। या शेषाद्रिचारी जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर होते थे, वो मुझसे बिना पूछे मानुषी के लेख छाप लेते थे ऑर्गेनाइजर में। तो मैंने एक दो बार फोन करके कहा कि अरे पूछ तो लिया करो। बोले नहीं, आप अपनी लगती हो तो इसलिए हम छाप लेते। चलो कोई नहीं, मतलब कोई पूछना भी नहीं और छाप लेना। तो मैंने सोचा शायद इन्हें वाकई जो मैं कह रही हूँ अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। देवेंद्र स्वरूप जी मुझे एक दो बार जिस संस्था का, वो दीनदयाल उपाध्याय संस्था में मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया था, एक या दो बार मैं वहां भी चली गई। जैसे मैं माउस के खालिस्तानियों के गुरुद्वारों में मैं गई हूँ, मैं कांग्रेस के कई फंक्शंस में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां भी बोली हूँ। तो इस तरह मैं चले जाती थी, उससे ज्यादा मेरा इनके साथ कोई संपर्क नहीं था और कभी सपोर्ट भी इनके प्रति नहीं थी। अब हुआ क्या कि 2002 से एक ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव शुरू हुआ
वो भी फॉरेन फंडेड एनजीओ द्वारा। अब शायद मैंने कल आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो अब बता दें कि फॉरेन फंडेड एनजीओ को मैं तहे दिल से नफरत करती हूँ, ये आपने कहा था जी। पहले दिन से, ठीक है। खैर उस पर और भी मेरे बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि हमें आज मतलब वो मेन जो ट्रैक है हमारा, हाँ, आई थिंक फिर कभी, हाँ, तो उसलिए मैं कभी अब मैं आराम से फिर बाद में आपको एक अलग से वो एपिसोड हाँ, नहीं बनाएंगे, पर तो ये मैं मोदी से जुड़ जाता है बात, जी एंड में आके, बाद में आके जुड़ती है उसके साथ। जी और मैंने सोचा था कि क्यों जुड़ती है, क्योंकि जब ये मोदी की बातें सुनी तो मुझे लगा ये फॉरेन फंडेड एनजीओ को तो देश से निकालेगा, वो मैं कहानी बताऊंगी बाद में। अच्छा, जी तो क्योंकि मैं फॉरेन फंडेड एनजीओ से चिढ़ती थी और इन सब का इतिहास जानती थी, टीस्टा सेटलवाड, हर्ष मंदर, शबनम हाशमी, अरुंधति रॉय वगैरह वगैरह, जी ये बहुत धूर्त लोग रहे हैं। और बहुत, इंदिरा जयसिंह हमारी मित्र थी किसी जमाने में, एज अ स्टूडेंट वी यूज्ड टू थिंक अरे इंदिरा जयसिंह तो गरीबों की, वर्किंग क्लास की वकील है, बट नहीं, शी वाज वेरी सून वूड बाय ऑल दीज, आ जाइए चाय ले आइए, बाय ऑल दीज, धीमे बंद करना, foreign agencies, and she turned into monstrosity। इसी प्रकार से, और हर इशू में जहाँ झूठ परोसा जाना होता है तो इनका इस्तेमाल खूब किया जाता है, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा या जो भी जो एजेंडा चलना, क्योंकि ये मोदी के खिलाफ बहुत वर्षों तक करते रहे। खैर, ये उनका विशेषाधिकार है, मगर सवाल यह है कि जो विदेशी संस्थान भारतीय दलों को, भारतीय पॉलिटिशियंस को मदद किया करते थे, फोर्ड फाउंडेशन जैसे, हमें उन्हें इस रोशनी में देखना चाहिए कि उनकी मदद से देश के हालात बिगड़ रहे थे या सुधर रहे थे। अगर आप अन्ना आंदोलन को देखें तो उससे ज्यादा हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, सिवाय आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, वो आरोपों से बाहर नहीं है, और विशेष तौर पर शीश महल को लेकर के, शीश महल ने उनका बड़ा नुकसान किया। अब सवाल यह है कि हम भारतीय राजनीतिज्ञों को किस रोशनी में देखें, क्योंकि जिस पेट्रोल के एक्सपोर्ट की बात करी जा रही है, रिलायंस कर रहा है, मुकेश अंबानी कर रहा है जामनगर की रिफाइनरी से, और पैसा बटोर रहा है, और बटोरा है उसने, मोटा पैसा कमाया है और कमा रहा है। उस जामनगर की रिफाइनरी के लिए जमीन किसने दी थी? उस वक्त कौन सी सरकार थी? ऐसी जेड के तहत यह जमीन रिलायंस को मिली थी, सभी टैक्सों से छूट। आज जब खराब हालात हैं, तब भी मोदी सरकार रिलायंस के तेल के एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगा रही है, जबकि रूस ऐसा कर रहा है, चीन भी। मगर हम कहां हैं, भारत कहां है? एक व्यक्ति पैसा कमाए, और जो भारतीयों का खून पसीने का पैसा है, जिस टैक्स से ये देश बनता है, राजनीति चलती है, वही चुप है। और मुकेश अंबानी नोट छाप रहे हैं। देश में गैस तेल को लेकर के बुरे हालात हैं। जो उत्पाद क्रूड ऑयल से रिफाइनिंग के दौरान निकलते हैं, उनकी भी हमें जरूरत है। ये कितने भारत को मिल रहे हैं, इसका फायदा भारत को कितना मिल रहा है? चलिए, मोदी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, लगाते आए हैं, और उन्हीं आरोपों की नींव पर मोदी सरकार खड़ी है। तब क्या मोदी उस भारत के प्रति अपना प्रेम दिखलाएंगे? जामनगर की रिफाइनरी से जो तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर रोक लगाएंगे? आज जैसे हालात हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, आम आदमी परेशान है, कोविड से बुरे हालात दिखलाई दे रहे हैं। अगर आप तमाम बड़े शहरों के जो रेलवे स्टेशन हैं,
मेट्रोज के, दिल्ली के, उन्हें देखें तो राजनीतिज्ञों को आसानी से दर्द नहीं आता। वो जनता का दर्द कब समझना शुरू करेंगे?